आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स ही डिस्कस होंगे इस चैप्टर में। ठीक है, बेसिक का मतलब उतना भी बेसिक नहीं है। तो आज है 24 मार्च और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। तो देखिए, इस चैप्टर के फर्स्ट में, बिल्कुल फर्स्ट में आपको दिखेगा केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट आर द स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, हाउ वाज केमिस्ट्री डिस्कवर्ड इन द प्रीवियस ईयर्स, दीज आर द टाइप ऑफ थिंग्स। ये आप खुद भी पढ़ सकते हो, इसमें से कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है। ठीक है, ये पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से उतना क्वेश्चन कुछ भी नहीं आते, बोलने से तो प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं आता। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये आप सबको पता है कि क्लासिफिकेशन क्या है, मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, मिक्सचर क्या है, कंपाउंड क्या है, एलिमेंट क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, मैटर क्या है, वॉल्यूम क्या है, मास क्या है, ये सब आपको पता है। ठीक है, इसके बाद कुछ ऐसी भी चीज़ें आएंगी जो आप फिजिक्स में भी पढ़ रहे होंगे, वो है कि एसआई यूनिट की बात कर ले, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात कर ले, ये सब फिजिक्स में भी पढ़ रहे हैं। ये सब बेसिक चीज़ें जो आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ के आ रहे हो। तो हम लोग शुरुआत उस टॉपिक से करने वाले हैं जो पढ़ना अभी के लिए यूज़फुल होगा। ठीक है, ये चीज़ें 11th में पूछी ज़्यादा नहीं जाती है, जो चीज़ें पूछी जाती है उसके बेसिस पे हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सब टॉपिक को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ जो मैं यहाँ पे आज बताऊँगा वो है कि मेजरमेंट रिलेटेड टॉपिक। ठीक है, ये मेजरमेंट रिलेटेड टॉपिक, अब मेजरमेंट रिलेटेड टॉपिक ज़्यादातर फिजिक्स में जाता है। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन जो है आपका सेकंड चैप्टर, शायद यूनिट एंड मेजरमेंट होगा शायद, उसके अंदर मेजरमेंट के बारे में आपको ज़्यादा बक होगा, पर यहाँ पे कुछ बातें मैं मेजरमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। ठीक है, अच्छा, पहली बात मैं बता दूंगा कि डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल्स, डिस्क्रीट का मतलब क्या है, डिस्क्रीट इस वर्ड का मतलब है कि कुछ फिक्स्ड होना। ठीक है, कुछ फिक्स्ड होना। तो डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि जिसको हम सर्टेनिटी के साथ मेजर करते हैं। ठीक है, विच कैन बी मेजर्ड विथ सर्टेनिटी। किसको मेजर करेंगे, क्वांटिटी को मेजर करेंगे। तो ऑफकोर्स जो क्वांटिटी जो मेजर किया जा सकता है विथ सर्टेनिटी, विच कैन बी मेजर्ड विथ सर्टेनिटी, तो वो क्वांटिटी जो सर्टेनिटी से मेजर किया जा सकता है उसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स। ठीक है, मान लो आप दुकान पे गए। ठीक है, यू हैव गॉन टू अ शॉप एंड यू हैव ब्रॉट 5 पेन्स। 5 पेन्स, तो आप 5 पेन्स को गिन सकते हो ना, 5 पेन्स ही रहेंगे, कुछ और तो नहीं हो जाएंगे। तो 5 पेन्स ही है। तो ये बन गया एक डिस्क्रीट वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल जो आपको पता है, आप गिन सकते हो, आप सर्टेनिटी के साथ बता सकते हो कि हाँ मैंने 5 ही पेन लिए हैं। ठीक है, तो डिस्क्रीट वेरिएबल के जो उल्टा होता है, मतलब अपोजिट इन सेंस जो होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। अब इसका जो अपोजिट होता है नंबर 2, उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। कंटिन्यूअस का मतलब है उस मेजरमेंट को जो हम सर्टेनिटी से नहीं कर सकते। ठीक है, देखो यहाँ पे मेजरमेंट की ही बात हो रही है। ठीक है, तो वो मेजरमेंट जो हम सर्टेनिटी के साथ नहीं कर सकते उसको हम लोग बोल सकते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। ठीक है, नो सर्टेनिटी। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो। ठीक है, वट एवर इंस्ट्रूमेंट यू आर यूजिंग, उसकी जो है प्रिसाइशन कितनी है, द प्रिसाइशन ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। ओके, डिपेंड्स अपॉन द इंस्ट्रूमेंट यू आर यूजिंग। क्लियर, सो देयर विल बी नो सर्टेनिटी इन मेजरिंग। इसका आंसर जनरली आपको डेसिमल में मिलेगा, रिकरिंग। कोई आपको सपोज एक वेट निकालने के लिए बोला जा रहा है, सपोज एक वेट निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो कोई आपको बता सकता है वेट है 85.0 kg, कोई बोलेगा 84.04 kg है, कोई बोलेगा 84.045 kg है। तो आप क्या बोलोगे, कौन सा सही है? आप भी नहीं बता सकते कि कौन सा सही है, क्योंकि ये भी सही हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने इसको देखा ही नहीं है।
इन्होंने इसको भी नहीं देखा है, तो ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, यही कौन है? समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ आप कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। समझ में आ रही है? ये डिपेंड करता है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर रहे हो। ये है कंटिन्यूअस वेरिएबल्स, ठीक है। सर्टेनिटी से आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी में बोला ना कि ये भी एक क्वांटिटी है, ये भी एक क्वांटिटी जो मेजर किया जा सर्टेनिटी से, और ये क्वांटिटी सर्टेनिटी से मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। क्वांटिटी के रूप में मैं बता रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है, क्योंकि हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की तो बात करेंगे, और क्या क्वांटिटी की बात करें? फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी सर्टेनिटी से मेजर नहीं किया जा सकता उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल्स, ठीक है। समझ गए? अगला दो टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होने वाला है, वो होगा एक्यूरेसी और प्रिसाइशन। क्या है? एक्यूरेसी और प्रिसाइशन। मैं पहले ही बता दूं, ये दोनों चीज़ें दिखने में सेम हो सकती है, पर साइंस के अंदर सेम किसी भी डायरेक्शन से, किसी भी एंगल से ये दो चीज़ें सेम नहीं है, ठीक है। समझते हैं कि ये दोनों चीज़ें है क्या? पहली एक्यूरेसी की बात करूं मैं, तो एक्यूरेसी कब बोलते हैं? आप कब एक्यूरेट होते हो? अगर आपका वैल्यू है 0.1 और आपका वैल्यू आ रहा है, अच्छा मान लो 0.1 थोड़ा सा कम हो जाएगा, मान लो कि वैल्यू है 0.2 और आपका आ रहा है 0.199, ठीक है। तो आपका जो ये वैल्यू है, ये है ट्रू वैल्यू, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रू वैल्यू, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रू वैल्यू। आपका जो वैल्यू आया ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है। आपने अगर कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा तो देखना कि हम लोग एक वैल्यू नहीं निकालते, तीन तीन चार चार वैल्यू निकालते हैं, उसका मीन जो है वो लेते हैं, ठीक है, ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, सही है। तो एक्यूरेसी देखो, आपकी वैल्यू ये आई और ट्रू वैल्यू ये है, इसमें से आपका डिफरेंस कितना है, ठीक है। एक्यूरेसी का मतलब है, एक्यूरेसी का यही मतलब है कि आपका वैल्यू कितना क्लोज है ट्रू वैल्यू से। ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इसके कितने करीब है, यही इसका एक्यूरेसी है, यही एक्यूरेसी है। मतलब हाउ क्लोज योर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू इज एक्यूरेसी। समझ में आ रही है? एक्यूरेसी निकालने के लिए इस वैल्यू से इस वैल्यू को हम लोगों को डिवाइड करना होता है। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? ये 0.199 को एस्टिमेट करके 0.2 बनाया जा सकता है, पर ये तो अभी भी 0.2 से छोटा ही है, ठीक है। जितना भी मान लो 0.199 9999 सब तो 0.2 से छोटा वैल्यू ही है ना। एस्टिमेशन अलग बात है, ठीक है, वो तो एस्टिमेट करके ऊपर किया जा रहा है, ठीक है। तो एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी है कि ट्रू वैल्यू से अगर आप ट्रू वैल्यू के कितना करीब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपका है, ठीक है, ट्रू वैल्यू के कितना करीब आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है। ज़्यादातर समय में आपको दिखेगा कि ट्रू वैल्यू से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज़्यादा है, ज़्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन जनरल फॉर्मूला होता है कि मीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो कुछ भी आए, ठीक है, उससे आप ट्रू वैल्यू को माइनस कर लो, ठीक है। तो जो आएगा वो आपका एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी होगा, ठीक है। ज़्यादातर समय में आपको मीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज़्यादा ही मिले, कम हुआ तो उसको माइनस कर दीजिएगा। एक्यूरेसी तो है कि ट्रू वैल्यू के निकट कितना आ रहा है, ठीक, ठीक है, ट्रू वैल्यू के कितना करीब आप जा रहे हो, वही है आपका एक्यूरेसी, ठीक है। समझ में आ रहा? तो एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ कि ट्रू वैल्यू के कितने करीब आप गए हो, ट्रू वैल्यू के कितने करीब आप गए हो, वही है आपका एक्यूरेसी। अगला जो टर्म है वो है प्रिसाइशन। ये दो टर्म्स सेम बिल्कुल भी नहीं है, जो मैंने पहले भी आपको बताया, अभी भी बताऊंगा यही, कि दोनों टर्म सेम नहीं है। अब जैसा मैंने कहा कि एक एक्सपेरिमेंट में आप एक वैल्यू नहीं, दो तीन वैल्यू निकालते हो, ठीक है, दो तीन वैल्यू निकालते हो, तो उन तीन वैल्यूज में आपस में कितना क्लोजनेस है, उन तीन वैल्यूज के आपस में कितने क्लोजनेस है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिसाइशन, यानी क्लोजनेस, क्लोजनेस ऑफ वैल्यूज, ठीक है, ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स ऑफ अ क्वांटिटी, क्लोजनेस ऑफ वैल्यूज ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स ऑफ अ क्वांटिटी, ठीक है।
हो ही सकता है हर बार एक ही वैल्यू आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक बार आपका आ सकता है 1.01, अगला बार आ गया 1.012, अगली बार आ गया 1.02, आ ही सकता है। तो इसमें कितना क्लोज है यही हमारा प्रिसाइशन है, यही हमारा प्रिसाइशन है कि वैल्यूज कितने क्लोज है। समझ में आ रही है? प्रिसाइशन समझ गए सब लोग, कितनी क्लोज है वैल्यू वही हमारी प्रिसाइशन है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो यही हुआ एक्यूरेसी और प्रिसाइशन की कहानी, एक्यूरेसी और प्रिसाइशन की कहानी। अगला जो कहानी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है। ठीक है, ये फिजिक्स में भी आएगा, मैथ्स में भी आएगा, डिटेल्स में नहीं आएगा मैथ्स में, पर आएगा। ठीक है, वो है कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स। यह आपने शायद जूनियर क्लासेस में मैथ्स में ऑलरेडी कर भी लिया होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब नाम ही बता रहा है कि व्हाट इज सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंस उसका महत्व क्या है। तो महत्वपूर्ण फिगर्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट फिगर्स कौन से, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। अच्छा, मान लो मैंने लिख दिया 1.022 लिख दिया। एक और नंबर ले लेते हैं, लेट अस राइट 10.0, और एक नंबर ले लेते हैं 10.00। ओके, समझना बात को मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। और उसके बाद ले लेते एक और नंबर 2.414, और ले लेते 0.02। मैंने 5 नंबर्स लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 नंबर्स हैं। अब देखो, जब मैं मार्किंग करता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल में बता रहा हूँ, पहले मैं बता दूँ कि ये सिग्निफिकेंट फिगर एग्जैक्टली होते क्या है। ये सिग्निफिकेंट फिगर कुछ यूँ होते हैं कि एक नंबर में कितने नंबर्स हम सर्टेनिटी के साथ मेजर कर सकते हैं। ये जो लास्ट डिजिट है भाई, ये तो ऑलवेज अनसर्टेन रहता है, सारे लास्ट डिजिट अनसर्टेन रहते हैं सारे, क्योंकि ये जो लास्ट डिजिट अभी के लिए लास्ट डिजिट है, पर फिर से जैसे ही कोई अच्छा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मिल जाए भाई, ये भी चेंज हो जाएगा। तो ये अनसर्टेन डिजिट है, पर सिग्निफिकेंट के रूल अनुसार इसको हमें सिग्निफिकेंट मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है इसको। ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंट से हमने इसको मेजर किया है, तभी तो हमने इसको लिखा है। ठीक है, तो देखिए कुछ भी नंबर हो, नॉन जीरो कुछ भी नंबर हो, सारे सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक सिग्निफिकेंट हुआ, ये भी सिग्निफिकेंट हुआ, क्यों हुआ मैं बताता हूँ, ये भी सिग्निफिकेंट हुआ, ये भी सिग्निफिकेंट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर कुल 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। डेसिमल को हमें देखना नहीं है, डेसिमल रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है। ठीक है, डेसिमल को हमें देखना नहीं है, हमें बस देखना है कि कितने नंबर से। ठीक है, पर उसके भी कुछ रूल्स है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या है, ये 10 है, 0.0 है, ये 10 है, 0.0 है। इसका मतलब हम समझते हैं कि 10 है भाई। 100 लिख दे तो वो अलग बात है, 100 लिख दे तो वो अलग बात है, पर यहाँ पे 10 लिख देंगे, 0.0 लगा देंगे, तो वो 10 ही हुआ। पर भाषा में तो 10 हुआ, पर केमिस्ट्री के अनुसार क्या ये 10 होता है? जी हाँ, ये 10 नहीं होता है। यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट इसके लिए, एक सिग्निफिकेंट इसके लिए, और एक सिग्निफिकेंट भाई इसके लिए भी है। तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अक्सर लोग एक सिग्निफिकेंट लिख देते हैं, पर ये एक सिग्निफिकेंट नहीं है, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, यहाँ पे आ जाते, यहाँ पे भी कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, यहाँ पर आ जाते, यहाँ पे तो सारे नॉन जीरो डिजिट्स है, तो यहाँ पर भी 4 है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये 0 जो है भैया और ये 0 जो है, इन दोनों को सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता है। ठीक है, zeros preceding the first नॉन जीरो नंबर इज नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, यहाँ पे केवल एक ही सिग्निफिकेंट नंबर है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट नंबर का पहला रूल है कि भैया कोई भी नॉन जीरो नंबर आप ले लो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स। ठीक है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट बोल दो या नंबर्स बोल दो। ठीक है, ऑल आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, कोई भी नॉन जीरो डिजिट, कोई भी नॉन जीरो नंबर, सारे सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, अब इसका मतलब उस एक्सेप्शन को मैं हटा नहीं रहा हूँ, वो भी आएगा। अभी देखो क्या कहाँ से आ रहा है, यहाँ से देखो, जीरोस प्रिसीडिंग, जीरोस प्रिसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, जीरो जो प्रिसीड करता है पहले नॉन जीरो नंबर को। ठीक है, जो पहले नॉन जीरो नंबर को प्रिसीड करता है भाई, वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है,
तो कौन सा जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता है? जो जीरो पहले नॉन जीरो नंबर को प्रीसीड कर रहा है। कौन है प्रीसीडिंग पहला नॉन जीरो नंबर? यहाँ पे देख लो, ये है। इसके आगे 2 जीरो लगा दो, आप 002 लिखो या 2 लिखो, दोनों का मतलब है सेम है। पर आप 10 लिखो 100 लिखो, मतलब सेम नहीं है, पर यहाँ पे सेम हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है? तो ये कुछ चीजें ध्यान रखने होंगे। तीसरा, जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट पे जो भी जीरोस है वो भी भैया हमारे अच्छे खासे सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। समझ में आ रही है? जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे देखो जीरोस कहा राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है, तो ऑफ कोर्स ये भी सिग्निफिकेंट हो ही जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं अगले वाले पे। जीरोस इन बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स, या फिर टू नॉन जीरो डिजिट्स, डिजिट्स ही बोलेंगे, टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि जीरोस है मतलब सिग्निफिकेंट ही नहीं है, नहीं नहीं नहीं, सिग्निफिकेंट है। किस केस में है? यहाँ पे देखो, ये जीरो इसके और इसके बीच में है, दोनों नॉन जीरो है, तो बीच के जीरो क्या है? सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, तो जीरोस इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर वेरी मच सिग्निफिकेंट। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, रूल्स है सिग्निफिकेंट डिजिट चूज करने के लिए। अब यहाँ पे एक नोट लिख लो, यहाँ पे एक नोट लिख लो, इंपॉर्टेंट सी बात बताऊंगा। ये है कि अगर आप कोई होल नंबर ले लो ना, कोई होल नंबर ले लो, ठीक है, होल नंबर की बात, मैं जीरो की बात नहीं कर रहा, ठीक है, कोई भी होल नंबर आप ले लो, होल नंबर कॉमा, दे हैव infinite number of significant digits, infinite number of significant digits। समझ में आ रही है? ये नोट कर लो अच्छे से, कोई भी होल नंबर हो उनके पास इन्फिनिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। होल नंबर की बात कर रहा हूँ, ये जब आप कैलकुलेशन करोगे तब आप यूजफुल होगा। ये होल नंबर हो तो इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही होंगे। ठीक है, ये तब यूज होगा जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, तब जो ये रूल्स अप्लाई होंगे, तब आपको समझ में आएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि होल नंबर सिग्निफिकेंट डिजिट्स इनफाइनाइट होते हैं। ये तब आपको समझ में आएगा, अभी तो नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम लोग करते हैं, फिर समझ में आएगा। ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स का कंसेप्ट समझ में आ गया सबको। अगला आते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि आपको फिजिक्स में भी लगेगा, केमिस्ट्री में भी लगेगा। ठीक है, क्या है? एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब से हम 11-12 में ज़्यादातर एक्सपोनेंशियल ही यूज़ करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े वैल्यूज आ जाते हैं। ठीक है, क्या है? एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो आंसर आता है हमारा, वो हम 10 की पावर्स में एक्सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, या एक नंबर यहाँ पे होता है और इंटू कर देते हैं 10 की पावर कुछ n से, इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। समझ में आ रहा है? एक नंबर यहाँ पे होगा, एक रियल नंबर होगा, यहाँ पे मान लेते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, डेसिमल में ही ज़्यादातर होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ रियल नंबर होगा, अच्छा नेगेटिव में भी हो सकता है, हो ही सकता है ना, ऐसा कुछ बात नहीं है। और यहाँ पे 10 टू द पावर n हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाँ डेसिमल में ऑफकोर्स पावर में नहीं होगा, वो अलग सी बात होगी फिर से। तो ये n होगा, n इंटू 10 टू द पावर n। समझ में आ रही है बात? अब आंसर आप देखो, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट को c से डिनोट करते हैं, आंसर कितना आता है? 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे एक रियल नंबर है, यहाँ पे एक रियल नंबर है, और यहाँ पे 10 की पावर 8 है। तो हम 3 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, एक जीरो कम हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम ये वैल्यू तो लिखते नहीं है, इंस्टेड हम लोग ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? आप देख लो, प्लैंक की कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? प्लैंक की कांस्टेंट की वैल्यू होती है अराउंड 6.626 होती है संभवतः, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 यूनिट जूल के सेकंड होती है। ये होता है प्लैंक का कांस्टेंट। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कांस्टेंट आपको वैल्यू मिल जाएंगे। वैल्यू का जो है, यहाँ पे हमको सिग्निफिकेंट डिजिट ढूंढना होता है। इस वैल्यूज के भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स पूछे जाते हैं अक्सर, तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को ले लेते हैं। ये क्या है भाई, पहले बता दूं मैं, क्योंकि अगला चैप्टर में ये आने वाला है। ये है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट।
इसकी वैल्यू हमेशा 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कितने सिग्निफिकेंट डिजिट बताओगे? 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 3 नहीं है, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है, मैं अपने सुविधा के लिए 0 से स्टार्ट करता हूँ, पर यहाँ पे होना क्या चाहिए था, मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, तो आप सब कंफ्यूज हो जाओगे फिर से। 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। समझ में आ गया सबको? तो यहाँ पे हम लोगों को सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट करने होंगे, तो हम लोग इस वैल्यू को काउंट करेंगे, इस वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू को। ये वाला चीज़ हम देखेंगे भी नहीं। ठीक है, हम लोग कांस्टेंट करेंगे, हम लोग काउंट करेंगे ये वाला चीज़, ये नहीं। ठीक है, इसको काउंट अब करोगे भी कैसे? -34 जीरोस बैठा होगा क्या सामने? ठीक है, तो ऐसे हम लोगों को करना होगा कैलकुलेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा कुछ वैल्यू। अच्छा, अब एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। सपोज कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट आपको निकालना है। एक बुक में क्वेश्चन है आपका, एवोगाड्रो का नंबर ले लेते हैं ना। एवोगाड्रो का नंबर क्या है भाई? एवोगाड्रो का नंबर भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि आपको लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर में यही नंबर 1000 बार यूज होगा। ठीक है, तो एवोगाड्रो नंबर क्या होता है भाई? 23। ये केमिकल यूनिट्स होते हैं, कुछ भी, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, डिपेंडेंट ऑन व्हाट द क्वेश्चन इज। ठीक है, तो इसमें भाई कितने? 1, 2, 3, 4। तो इसमें कितने हैं हमारे? 4 वैल्यू। ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट से। अगर मैं अगला वाला ले लूँ, 1.097 इंटू 10⁵, ठीक है, सेंटीमीटर की पावर -1। ये आपको यूज़ होने वाला है जब आप फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे। इसको हम लोग बोलते हैं रेडबर्ग का कांस्टेंट। ठीक है, रेडबर्ग का कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट और रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, जो भी हो, यहाँ पे एस भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं। तो इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये बहुत डिफिकल्ट सी टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है, समझो बात को पहले। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट सी टॉपिक है नहीं। ठीक है, चलो अभी हम लोग मूव ऑन करते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है राउंडिंग ऑफ करना। ठीक है, अब ये आप सोचोगे कि क्या पढ़ा रहे हैं भाई, राउंडिंग ऑफ तो हम लोगों ने क्लास 6th-7th में ही कर लिया था, एस्टिमेट करना, राउंड ऑफ करना, फिर क्यों सिखा रहे हो? थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, मैथ से थोड़ा सा डिफरेंस। हाँ, राउंडिंग ऑफ का नियम वही पर रहता है, पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, क्या डिफरेंस आ जाता है मैं समझा दूं पहले। देखो, राउंड ऑफ करना क्या होता है आपको पता है ना? अगर आपके पास नंबर है, मान लेते हैं 4.4, ठीक है, तो इसको अगर आप राउंड ऑफ करते हो तो आपका आंसर आता है 4। सही है, आप इसको राउंड ऑफ करते हो तो 4 आता है। क्यों 4 लिखते हो आप? क्योंकि ये लेस देन 0.5 है। सही है, मैं मैथ्स का नियम बता रहा हूँ पहले। मैथ्स के अनुसार ये होता है कि 0.5 से कम है, 0.5 से कम है तो भाई ये बढ़ा दिया जाएगा तो ये 1 घटा दिया जाएगा, मतलब ये भाग हट जाएगा, यही रहेगा। सही है, अगर ये होता 4.6 तो मैथ्स के अनुसार हम लोग क्या लिखते? 4 + 1 कर देते, 5 लिख देते। सही है, क्योंकि ये 0.5 से ग्रेटर देन है। ठीक है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये होता 4.5 तो हम लोग लिख देते 5। सही है, ये भी लिख देते क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 है। यहीं पे आता है हमारा डिफरेंस इन केमिस्ट्री से। ठीक है, केमिस्ट्री में अगर आप लोग ये 4.5 कर दो तो आंसर 4 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि केमिस्ट्री कहता है कि 0.5 से ग्रेटर होगा तो ही हम ऐड करेंगे 1। 0.5 से ग्रेटर होगा तो ही हम ऐड 1 करेंगे। ठीक है, 0.5 से ग्रेटर होना होगा, इक्वल नहीं होना होगा। ठीक है, समझ में आ रही है? तो अगर पॉइंट के बाद वाला डिजिट 0.5 से बड़ा हुआ तो 1 ऐड कर देंगे, सिंपल राउंड ऑफ। अगर लेस देन और इक्वल टू 0.5 हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? बस उस डिजिट को रिटेन करेंगे और डेसिमल के बाद वाला पोर्शन को हटा देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ डिफिकल्ट चीजें नहीं है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप देख लो, आपके बुक में क्वेश्चन है, बोलोगे बहुत बच्चों सी क्वेश्चन है, पर मैं फिर भी मैं करा दे रहा हूँ एक बार। ठीक है, एक ही क्वेश्चन करेंगे, 11 क्वेश्चन करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 32.39280, इसको आप राउंड ऑफ करो। राउंड ऑफ करो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब ये भी ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही राउंड ऑफ करना है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही राउंड ऑफ करना है, ये भी ध्यान में रखो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो 4 राउंड ऑफ फिगर्स मतलब
एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो हम लोगों को इतना तक ही रखना है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। चलो, तो 32 हम लोगों को ऐसा लिख देते हैं पहले, नहीं चलो छोड़ो, पीछे से आते हैं। ये जीरो तो मर गया, कुछ भी नहीं करेगा ये। 8 इसको बढ़ा के 1 कर देगा 3, ठीक है, ये 3 कुछ भी नहीं कर पाएगा क्या, तो आंसर कितना आया हमारा 32.39 ही आया भाई। ये वैल्यू आया क्यों, क्योंकि ये 8 तो इसको 3 कर दिया, पर 3 तो 5 से कम है, तो ये कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा ही आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको देखना होगा कि यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात की गई है, तो वी विल बी कंसीडरिंग ओनली 1 2 3 4, बाकी का बात तो देखेंगे भी नहीं, ठीक है। पर जेहेतु हम लोग एस्टिमेशन भी कर रहे हैं, तो इसीलिए हमको अगला डिजिट देखना होगा, और अगला डिजिट है तो इसके बगल वाले डिजिट को भी देख लो। ये आप इग्नोर भी कर सकते हो कि इस पार्ट को भी हटा सकते हो, आप 2 देखा कम करते 3.2, बस ये भी हो सकते है, ये भी एक प्रोसेस है, ठीक है। आपको बस इसके निकटवर्ती चीज को देखना है, ये भी ये इग्नोर भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, पर मैंने देखा है, प्रॉब्लम नहीं है कुछ, ठीक है। अच्छा, अगला आते हैं कि आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो बेसिस पे आप प्लस कैसे करोगे, माइनस कैसे करोगे, डिविजन कैसे करोगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे। अब आप बोलोगे भाई ये क्या पढ़ा रहे हो आप, हमको अभी माइनस प्लस डिविजन मल्टीप्लिकेशन सीखना पड़ेगा केमिस्ट्री में। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, बात है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के बेसिस पे हम लोग कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे आंसर आपका एस्टिमेट करके देना होता है, ठीक है। आपका आंसर लॉन्ग आ सकता है, बहुत लॉन्ग आ सकता है, तो आप उतना लॉन्ग आंसर थोड़ी दोगे, आपको तो एस्टिमेट करके ठीक आंसर देना होगा। अब उस एस्टिमेशन क्या करें, कोई सपोज आंसर आ रहा है, मान लेते हैं आंसर आ रहा है आपका 9.275862, ठीक है। अच्छा, ये आंसर आ रहा है, चलो बच्चा ए दे रहा है आंसर 9.27, ठीक है, आंसर दे रहा है ये। स्टूडेंट बी आंसर दे रहा है 9.3, स्टूडेंट सी आंसर दे रहा है 9.276, स्टूडेंट डी आंसर दे रहा है 9। अब बताओ किसका आंसर मैं लूँ, अब बताओ किसका आंसर मैं लूँ, इसका आंसर लूँ, इसका आंसर लूँ, या इसका आंसर या इसका आंसर। आप बोलोगे सर सबका आंसर तो सही है, गलत कहाँ पे, पर गलत कहाँ पे है तो दिख ही रहा है ना कि ट्रू वैल्यू के निकट कौन जा रहा है, किसका एक्यूरेसी ज़्यादा है, किसका प्रिसाइशन ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे तो मैं एक्यूरेसी की बात करूंगा, तो यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है ना सबके आंसर का, तो इतना सारा आंसर तो हमारे मार्किंग स्कीम में नहीं होता है, एक ही आंसर होता है मार्किंग स्कीम, आपको उसी के अनुसार जाना होता है। तो इसी के लिए एक रूल को फॉर्मुलेट किया गया है कि आप माइनस करोगे तो एक रूल अप्लाई करोगे, आप इंटू करोगे या डिवाइड करोगे तो एक रूल अप्लाई करोगे, ठीक है, समझ में आ रही है। तो चलो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्या रूल है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्या रूल अप्लाई होता है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एडिशन स्लैश सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्या रूल्स अप्लाई होते हैं। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले यहाँ से एग्जांपल उठा लेते। 35.648 से अगर आपको 22.12 सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर कितना आता है 13.528 आता है, ठीक है। आप बोलेंगे सर ये तो बच्चे से आंसर दे दिए, रुको जरा सबर करो, करते हैं पहले। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आप ये आंसर लिखोगे या फिर ये आंसर लिखोगे या फिर ये आंसर लिखोगे, 13 ही लिख दिया सिर्फ, या फिर 13.5 लिख, देखो 4 4 5 5 पॉसिबल आंसर दे तो कौन सा एक्सेप्ट किया जाएगा। इसी के लिए मैं बता रहा हूँ कि रूल क्या है। रूल ये है, बहुत ही सिंपल सा रूल है कि जब भी आप आंसर दोगे तो आपको आंसर उस नंबर के नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट से इक्वल करना होगा जिसके सबसे कम डेसिमल पॉइंट्स, मतलब यू हैव टू राउंड ऑफ योर आंसर टू द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। लीस्ट नंबर, तो हम लीस्ट नंबर कैसे निकालें, तो यहाँ पे जो इसमें से जिसके भी डेसिमल नंबर्स सबसे कम होंगे, जैसे कि इसका देखो 2 है और इसका 3 है, तो इसका ऑफकोर्स कम है, तो हमको सबसे कम डेसिमल प्लेस वाले नंबर के डेसिमल प्लेस तक हमको आंसर देना होगा। सो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर में 2 डेसिमल प्लेस होना चाहिए, तो हमारा आंसर 13.53 होगा। यही होगा एकमात्र एक्सेप्टेड आंसर, ठीक है। आप मत एक्सपेक्ट करना कि 13 एक्सेप्ट हो जाएगा, 13.53 एक्सेप्ट होगा सर, 13.52
2, 8 भी एक्सेप्ट नहीं होगा। हाँ, ये लिखना पड़ेगा, उसके बाद ये आएगा, पर ये एक्सेप्ट नहीं होगा आंसर के तहत। ठीक है, आप उतना लिख के छोड़ दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको ये दिखाना होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा स्टेप है कि एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, जो कुछ भी करो, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपको लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में रिप्रेजेंट करना होगा। क्वेश्चन के ऑपरेंट में जो भी आपका लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है, उसके डेसिमल प्लेसेस तक आपको आंसर को लेना होगा। ठीक है, यहाँ पे ये 2 लिस्ट है, यहाँ पे 3 है, तो हमने इसके बराबर डेसिमल प्लेस यहाँ पर भी रख दिया। ठीक है, यही है सिंपल सी बात एडिशन के लिए। समझ में आ रही है बात? कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, एक बार पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, फिर मैं फिर से बता दूंगा ये। ठीक है, आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे। ये रूल जो मैंने पिछली बार बताया वो एडिशन पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, ये आता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए, सेम रूल अप्लाई होगा दोनों के लिए। ठीक है, सेम रूल अप्लाई होगा दोनों के लिए। चलो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं बात को। 16.4336 है, इसको मैंने डिवाइड किया है 2.75 से। क्या किया है? 2.75 से। ठीक है, इसका आंसर आता है 5.975845। अब भैया देखो ये कितना बड़ा आंसर है, टीचर तो इतना बड़ा आंसर लेके नहीं बैठा होगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में नहीं करना है, क्योंकि लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में है, मल्टीप्लिकेशन के केस में नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में आपको आपका आंसर लीस्ट प्रिसाइज नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर के बराबर देना होगा। ठीक है, मतलब क्या है, मैं बता रहा हूँ कि जो लीस्ट प्रिसाइज नंबर होगा, मतलब जिसके सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम होंगे, भाषा सिंपल भाषा में, whoever will be having the least number of significant figures, you will be writing your answer in terms of that much। ठीक है, यहाँ पे आप देखो इसकी तो दिख रही है 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे 1 2 3 है, तो इसका कम है, इसका ज़्यादा है, तो इसके बराबर सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमें यहाँ तक लिखना है। कितने? 3 है, तो यहाँ पे 1 2 और 3 है, इसको तो हमने उखाड़ दिया। यहाँ पे 5 है, तो आंसर आएगा 5.97। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो योर आंसर इज 5.97। वाई? बिकॉज मैंने कह दिया है कि यहाँ पे 5 है, 0.5 के ज़्यादा होने पर ही हम ऐड 1 कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। 5.97 इज द आंसर। ठीक है, समझ में आ गई सबको? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि जब डिवाइड करेंगे तब लीस्ट प्रिसाइज नंबर जो है, मतलब जिस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है, उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स के बराबर आंसर हम देने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3 है, तो आंसर हम लोगों ने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही दिया है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो कि दोनों नंबर्स को आप देख रहे हो, जिसके भी डेसिमल नंबर्स, डेसिमल पॉइंट्स के बाद नंबर जिसके कम है, उसके ही बराबर नंबर आप आंसर में भी दोगे डेसिमल के बाद। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 है, यहाँ पर 3 है, तो हमने देखा 2 भाई 3 से कम होता है, तो आंसर भी हम लोगों ने 2 डेसिमल प्लेसेस में ही दिया है। ठीक है, ये होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है कि आपको देखना होगा कि कौन सा नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो सबसे कम हो, जिस नंबर में भी कम होगा उसी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपको आंसर में भी देने हैं। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आया? 5.97 आ गया। समझ में आ गया सबको? ठीक है, चलो अभी आप थोड़ा सा सम्स कर लेते, एक सम कर लेते, 1 2 कर लेते। ठीक है, बोलेगे बेसिक मैथ्स करवा रहा हूँ, तो क्या करूँ, चैप्टर में बेसिक मैथ्स है, तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो, मैं बुक से उठा रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, 943 इंटू 0.00345 प्लस 101। अच्छा, इस सब के चक्कर में सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स मत भूल जाना, सारे अप्लाई होने वाले हैं। ठीक है, सब सोच समझ के अप्लाई करना। अच्छा, सबको बॉडमस रूल पता है? BODMAS, उम्मीद है कि सबको पता होना ही चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एडिशन भी है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन से पहले हो जानी है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी पहले निकलेगी। कितनी आती है वैल्यू करके कैलकुलेटर में करके देख लेना, अगर आपकी मेंटल मैथ स्ट्रांग नहीं है तो। 25335। ठीक है, 335 प्लस 101। ठीक है,
इसको आप 101 से ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 104.25335। अब देखो आंसर तो इतना प्रकार है, पर हमें आंसर इसमें देना है, हमें आंसर इसमें बिल्कुल भी नहीं देना है। तो हमें आंसर किस में देना है, मैंने क्या कहा था, जब आप आंसर करोगे एडिशन के केस में, एडिशन के केस में लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में आपको आंसर देना था, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आपको देना था। सही है। अब देखो यहाँ पे जब हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन किया है, सम की बात मैं बाद में कर रहा हूँ, पहले मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते। यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन किया है, यहाँ इतनी बड़ी वैल्यू हम रख सकते हैं क्या? पहले तो आपको ये बात समझो, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक रूल अप्लाई होता है, सब्ट्रैक्शन सॉरी एडिशन हो रहा है तो एडिशन के लिए एक रूल अप्लाई होगा। यहाँ पे पहले हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन किया है तो पहले मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाओ। यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर कौन है भाई? ये है, यहाँ पे है। अब मैंने पहले ही बता दिया है कि कोई भी होल नंबर का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है। ठीक है, क्यों हो सकता है? देखो भाई, कोई बोल देगा कि ये 943.00 होगा, कोई बोलेगा इतना जीरो, लगाओ कितना जीरो लगाना है, ठीक है, जो भी हो। तो 943 को हम लोगों को नहीं देखना है, हम लोगों को देखना है पॉइंट लगे हुई संख्या में, ठीक है। होल नंबर को हमें जज नहीं करना है, हमें डेसिमल प्लेस वाले संख्या को देखना है। तो ये 3 जीरो तो भाई सिग्निफिकेंट ही नहीं है, रूल बता दिया है हम लोगों को। तो यहाँ पे कितना 3 सिग्निफिकेंट है। तो अगर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हम लोगों का यहाँ पे है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है यहाँ पे, तो हम लोगों को करना क्या है, इसको, इस वैल्यू को 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में ही रखना है। तो इसको मैं रेस कर रहा हूँ यहाँ से, इस वैल्यू को हम लोगों को 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही रखना है। लग दिया, वहाँ 2 था तो ये यही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आया 104.25। तो यहाँ लीस्ट नंबर इसी के पास है भाई, इसके पास तो डेसिमल में नहीं है, इसके पास तो डेसिमल में ही नहीं है। तो यहाँ पे 104.25 ही आंसर आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस एक में, एक में डेसिमल प्लेस ही नहीं है, तो 2 डेसिमल प्लेस जिसमें वही उसी में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 104.25 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी हुआ है, एडिशन भी हुआ है, सोच समझ के रूल को अप्लाई करके आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते, रुको उठाने दो एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उठा लेते, 5.4 इंटू 10⁻³ इंटू 0.0649 डिवाइडेड बाई 3.11 इंटू 10⁻²। चलिए आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करने की चेष्टा करें, उसके बाद मैं कर दूंगा, ठीक है। तो सम क्या बोल रहा है कि 5.4 इंटू 10⁻³ इंटू 0.649 डिवाइडेड बाई 3.11 इंटू 10⁻²। ये है हमारा सम। हमको इसका वैल्यू निकालना है और उसको ठीक ठाक वैल्यू निकालना है। वैल्यू तो कोई भी निकाल देगा, पर ठीक ठाक वैल्यू कौन निकालेगा, वही हमारी असली विनर होगा, सही है। अच्छा, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, अपना कैलकुलेटर है आपके पास तो कैलकुलेट कर लेना। वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 1.12688, ठीक है, 1.12688 आएगी और इंटू होगी 10⁻² से, ठीक है, इंटू होने वाली है 10⁻² से। समझ में आ रही है बात सबको? ये होगी आंसर, पर ये फाइनल आंसर नहीं है, रुको सब्र करो, ये है बस आंसर। फाइनल आंसर क्या होगा, यहाँ पे आप गौर फरमाओ, यहाँ पे किसके पास लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है? इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है, दिख रहा है मेरे को, ये तो नहीं है, ये 3 है, ये भी 3 है, पर ये भैया जो 2 है, सही है। तो हमारे आंसर में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने हैं, ठीक है। तो हमको इतना और इतना तक देखना है। ये भाई कहाँ थे, तो इसको तो मार गोली, तो यहाँ पे 2 है तो ये भी नहीं होगा, तो ये 1.1 ही होगा। तो हमारा फाइनल जो आंसर आने वाला है वो है 1.1 इंटू 10⁻², ठीक है। ये किस्सा जो भी न्यूमेरिकल करोगे, फिजिकल में बहुत न्यूमेरिकल जाने वाले हैं, तो वो सारे न्यूमेरिकल्स में आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आंसर टीचर के पास एक ही है, ठीक है। टीचर के पास आंसर एक ही होगा, तो आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स की हमेशा ख्याल रखनी होगी, ठीक है। उल्टे सीधे आंसर मत दे देना, इतना बड़ा बड़ा आंसर दे दिया, नहीं, इतने बड़े बड़े आंसर को हम लोगों को नहीं देना है, कोई भी बड़े बड़े आंसर नहीं देना है। सिंपल सी आंसर आएंगे, बड़े बड़े आंसर जाने के तो किससे नहीं है, ठीक है।
अच्छा, अगला जो आपके बुक में दिया हुआ है वो है फिजिकल क्वांटिटी। देखो भाई, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, डिराइव क्या है, सप्लीमेंट्री तो सिलेबस में नहीं है केमिस्ट्री का एटलीस्ट। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फंडामेंटल क्या है, ये फिजिक्स की बात है, आपको ऑलरेडी बात मालूम होनी चाहिए, ये चीज़ें आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, क्लास 6 से शायद आ रहे हो, ठीक है। लेंथ, मास, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं कुछ बता रहा हूँ जो आपको जस्ट नोट करके रखना है, क्योंकि ये चीज़ें 1000 बार आपकी यूज होगी केमिस्ट्री में। जब आप अगला चैप्टर ही करोगे ना, कुछ न्यूमेरिकल्स वहाँ से आएंगे तो उसको आप इस यूनिट में देखोगे। क्या है ये यूनिट? इस यूनिट को हम लोग बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इस यूनिट को हम लोग बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसकी रिलेशन 10 की पावर -10 मीटर से होती है, ठीक है। इसकी रिलेशन 10 टू दी पावर -10 से होती है। ये आप एकदम दिमाग में घुसा लीजिए, दैट्स पुट इट इन योर ब्रेन, क्योंकि ये हमेशा 1000 बार यूज होने वाला है अगले चैप्टर में, ठीक है। तो इसको अपने ब्रेन में डाल लो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रिलेशन आपके बुक में मिल जाएंगे। आपको कुछ तो पता भी होना चाहिए कि 1 मिलीमीटर किसका यूनिट कितना होता है, 10 टू दी पावर -3 होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर कितना होता है, -2 की पावर होता है। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होना चाहिए, ये मुझे बताने की कोई अलग सी चीज़ भी नहीं है। तो इस कुछ यूनिट्स ऐसा है जो आपको याद रखना होता है, ठीक है, जैसे कि आपको पता भी होगा कुछ। अगर मैं बात कर दूं 1 माइक्रो की, तो ये माइक्रोमीटर होता है, ये -6 की पावर में जाता है। 1 नैनोमीटर 10 टू दी पावर -9 में जाता है। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जो आपको यूज होने वाले। एक और यूनिट बता दूं, ये है 1 FM। अच्छा, FM रेडियो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फर्मी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये फेम2 बोल सकते हो या फर्मी बोल सकते हो, ठीक है। ये 10 की पावर -15 में जाके इक्वेट होता है, और ये आपको फिजिक्स में ज़्यादा लगेगा, ठीक है। जब न्यूक्लियर फिजिक्स में ये फर्मी लगता है ज़्यादातर, जो भी हो। डिराइव की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डिराइव की बातें आपको 1000 बार कर चुके होगे आप ऑलरेडी फिजिक्स में, ठीक है। यहाँ पे यूनिट आप देख लेना, यूनिट पता होनी चाहिए सारे चीज़ों की। पावर की यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल भैया सबको पता है कि रेडियन होता है, सॉलिड एंगल रेडियन होता है। एनर्जी जूल होता है। प्रेशर की यूनिट देख लेना, पास्कल नहीं, पास्कल तो किस यूनिट को पास्कल बोला जाता है, फोर्स पर यूनिट एरिया को पास्कल बोला जाता है, सही है। फोर्स का मतलब है केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मतलब केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ऐसी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये कुछ मेरे को बोलने की चीज़ नहीं है, ये आप सबको पता है ऑलरेडी, बचपन से पढ़ते आ रहे हो चैप्टर। अच्छा, अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और आज के इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक जो है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। अब जैसे ही मैंने नाम ले लिया डायमेंशनल एनालिसिस का, आप सब सोच रहे होंगे कि भाई क्या बोल दिया मैंने। आप सोच रहे होंगे कि अभी मैं बोलने जा रहा हूँ MLT, M0, L0, T0, डायमेंशनलेस, M1, L1, T की पावर -2, फोर्स का डायमेंशन, ऐसा कुछ बोलने जा रहा हूँ जी नहीं। ये फिजिक्स नहीं है, ये केमिस्ट्री है। तो यहाँ कुछ अलग अच्छा चीज़ होने वाला है, ठीक है। हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस जो केमिस्ट्री में करते हैं ना, वो है कि एक यूनिट से अलग यूनिट में जाने के लिए करते हैं, ठीक है। एक यूनिट से अलग यूनिट में जाने के लिए करते हैं। अब बोलोगे भाई ये तो सिंपल सी बात है, हम भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हो, इसीलिए तो इसके ऊपर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, क्योंकि आप सिंपली मल्टीप्लाई करके भी तो कर सकते हो। किसने मना किया आपको करने से, सही है बात। पर आपको पढ़ के रखना है डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन देख मान लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अच्छा, क्वेश्चन है कि 50 किलोग्राम को, ठीक है, 50 केजी को अगर आपको मिलीग्राम में ले जाना है तो क्या करोगे। केजी का 1000 ग्राम होता है, ठीक है। बहुत सारी 10 टू दी पावर 6 हो जाएगी, कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये भी पता है तो आप 50 × 10 टू दी पावर 6 भी कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। पर 50 × 10 टू दी पावर 6 मत लिखना, लिखना 5 × 10 टू दी पावर 7 मिलीग्राम, ठीक है। ऑलवेज आपको ये जो है पक करके स्मॉलेस्ट, ठीक है, कन्वेंशन है, जितने में अच्छा लगता है तो 5 × 10 टू दी पावर 7 लिखा करो, ठीक है। जो भी हो, तो हमको पता है कि आंसर 5 × 10 टू दी पावर 7 होगा, कि सबको पता है ये। पर ये कैसे हम लाए डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करते हुए, ठीक है। अब MLT मत लिखते बैठना, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखो 50 kg mg है। पहले तो आपको यूनिट पता होनी चाहिए। 1 kg 10 की पावर 6 mg के बराबर होती है। हमें करना क्या है, हमें कुछ भी नहीं करना है, एक ही इजी स्टेप है। इस kg को मार के नीचे भगाओ इसके, ठीक है। इस kg को मार के नीचे भगाओ, kg को मार के भगाओ नीचे,
तो यहाँ पे बचा 1, हमने लिख दिया 10⁻⁶ mg, नीचे को भगा दिया kg, अकेला तो नहीं जाएगा, एक 1 को अपने साथ ही ले जाएगा। तो ये जो चीज़ बन गई हमारी, ये है हमारी कन्वर्शन फैक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्शन फैक्टर। इस फैक्टर के मदद से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, समझ में आ गई। पर इसके लिए भी आपको ये मालूम होना तो नेसेसरी है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 के लिए इतना, तो 50 kg के लिए कितना होगा, 50 kg इंटू 10⁻⁶ mg डिवाइड बाई 1 kg, kg से kg मर गया, सो आंसर आया 5 × 10⁻7 mg, ठीक है। ठीक है, हम लोगों को और भी बहुत सारे काम करने बाकी है, इस फालतू के यूनिट कन्वर्शन से और भी ज़्यादा काम करने बाकी है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर आता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बुक में, दिया है कि 15 इंच को अगर हमें सेंटीमीटर में ले जाना है, कितने सेंटीमीटर होंगे। 15 इंच हमारे सेंटीमीटर में जाएंगे तो कितना सेंटीमीटर होगा, ठीक है। 1 इंच कितना सेंटीमीटर बराबर होता है, 1 इंच होता है अराउंड 2.54 सेंटीमीटर बराबर। 1 इंच होता है हमारे 2%, एक सेंटीमीटर होता है अराउंड 12 इंच, जितना मुझे याद है 1 सेंटीमीटर 12 इंच होता है शायद, नॉट श्योर राइट नाउ, ठीक है। तो 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। डिवाइड करके चेक कर सकते हो, ये देखो 1/12 ये आएगा सर, नहीं कुछ अलग आंसर आ रहा है, ठीक है, कुछ अलग आ रहा है, अभी मेरे को याद नहीं है अभी, जो भी हो। तो 1 सेंटीमीटर जो है, 1 इंच जो है वो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर, ये श्योर हूँ मैं। अच्छा चलो, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 1 जो है वो है 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 इंच, सही है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन में 15 इंच पूछ रहा है, तो 15 से हम लोग इंच को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये कन्वर्शन फैक्टर है, इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया 2.54 सेंटीमीटर से, डिवाइड कर दिया 1 इंच से, इसको इंच से मर गया, तो आंसर आ गया 15 इंटू 2.54 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फिर से बात वही आ गई कि किसकी सिग्निफिकेंट डिजिट कम है, ठीक है। यहाँ पे आंसर कितने आएगी, अच्छा यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 15 इंटू 2.54, ठीक है। तो आंसर देखो 38.1 ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई डायमेंशन, यहाँ पे कोई एस्टिमेशन करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही डेसिमल पॉइंट वैसे भी है, और क्या एस्टिमेट करोगे, 38 लिखोगे क्या, 38 लिखना भी नहीं है, यहाँ पे 3 डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे कितना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, डेसिमल पॉइंट 2 है, पर डेसिमल पॉइंट 2 किसके लिए यूज होता है, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ है, ठीक है। तो 38.1 सेंटीमीटर हुआ हमारा आंसर, ठीक है। तो यही है चीज़ें जो आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया है, क्या क्या देख लेते हैं, एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या कवर हुआ है इसके लेक्चर में। चलो, तो आज हमने शुरू किया था मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हुए, डिस्क्रीट वेरिएबल के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है, सर्टेनिटी नहीं है जिसमें। उसके बाद हम लोगों ने एक्यूरेसी और प्रिसाइशन के बारे में समझा, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स के हमने रूल्स को पढ़े कि सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, क्या है सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। होल नंबर के बारे में हम लोग समझे कि होल नंबर जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, ठीक है। तो उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, उसको हम लोग जज नहीं करेंगे उसके बेसिस पे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जो कि बेसिक होगा आपकी, कि ज़्यादातर आपको एक्सपोनेंशियल नोटेशन ही यूज़ करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी कर लिए, और हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया है कि ग्रेटर देन 0.5 होगा तो ही हम लोग 1 ऐड करने वाले हैं, ठीक है। इक्वल पे नहीं करते, ठीक है, ये केमिस्ट्री में है, ठीक है। एडिशन जब हम लोग करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर हमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में देना है, ठीक है। उस ऑपरेंड में जो नंबर का सबसे कम डेसिमल है उसका आंसर उसी में देना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में जिसका कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स है उसी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स में हमें अपना आंसर देना है, यहाँ पे मैंने समझा दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस किया है, इसके बाद मैंने बता दिया कि कौन कौन से यूनिट्स आपको याद रखने हैं। 1 एंगस्ट्रॉम बहुत ही कॉमन यूनिट, नेक्स्ट चैप्टर में यूज़ होना ही है इसका सबसे ज़्यादा। उसके बाद मिलीमीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर और फर्मी भी आप याद रख लो, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डायमेंशन एनालिसिस किया है, और हमने समझा है कि हम लोग कैसे डायमेंशन एनालिसिस को अप्लाई करते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है।
अब आप बुक से क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैंने तो हर चीज़ें पढ़वाया नहीं है। बुक से आप क्या पढ़ोगे, ये होमवर्क है आपका कि आप बुक से क्या पढ़ोगे। पहली चीज़ तो आप पढ़ोगे कि मैटर क्या है। ये सब चीज़ें तो आपको 1000 बार पढ़ भी चुके हो, तो फिर भी आप पढ़ोगे मैटर क्या है, उसके क्लासिफिकेशन क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सब पढ़ोगे। ठीक है, मैं पहले वाला पार्ट नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वो यूजलेस पार्ट है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप लोग पढ़ोगे कि एसआई यूनिट्स। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, पीक्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल और डिराइव्ड। ठीक है, फंडामेंटल प्लस डिराइव्ड। उसके बाद आप लोग पढ़ोगे कि यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड। पर यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड में आपको एकदम बेसिक भाषा में लिखना होगा। ठीक है, बेसिक यूनिट्स को लिखना होगा। ठीक है, अब बेसिक यूनिट्स का मतलब क्या है, देखो फोर्स का यूनिट आप सबको पता है कि न्यूटन है। ये है न्यूटन का सिंबल, लिखते हैं न्यूटन ऐसे, ये है न्यूटन। पर ये न्यूटन एक्चुअली है क्या, ये न्यूटन है क्या, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है ना, तो मास केजी में होता है और एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। मैं चाह रहा हूँ कि आप ये लिखो, ये ना लिखो अभी। हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, आप इसको लिखो और ब्रैकेट में लिख दो कि ये इक्वल होता है न्यूटन के बराबर। ठीक है, न्यूटन ब्रैकेट में ऐसा लिख दो। ठीक है, पर मेरे को चाहिए ये आप याद रखो। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में आप यही यूज़ करोगे मुझे पता है, पर केमिस्ट्री में आपको ये भी थोड़ा सा याद रखना होगा। ठीक है, याद रखना होगा क्योंकि चैप्टर में क्वेश्चन तो आता नहीं है कुछ यहाँ से। ठीक है, तो ये कुछ होमवर्क है जो आप लोग कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।